इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास का प्लेलिस्ट को चुनकर स्टडी करना है। जिस टॉपिक को चुनना है उसी को पढ़ लेना है। लाइक और शेयर ज़रूर करना है। प्यारे छात्रों, मैं मौर्य सर आप लोगों के सामने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र नामक टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। छात्रों, हम लोग जैसा कि 1857 की क्रांति के कारण और उसकी प्रकृति का अध्ययन कर चुके हैं, और इसके बाद की हम लोग के सिलेबस में जो अगली टॉपिक है वो 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है, तथा इसी के साथ साथ 1858 का जो एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा, द गवर्नमेंट फॉर द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। क्या नाम था? द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। तो सबसे पहले हम लोग महारानी विक्टोरिया यानी महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसके बारे में जानते हैं। घोषणा पत्र लाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि छात्रों, आपको मालूम है कि 1857 के महाविद्रोह के बाद ब्रिटिश सत्ता भारत में हिल गई थी। वहाँ की सरकार को लगा, अंग्रेजी सरकार को लगा कि नहीं, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इलाज अच्छे से करना पड़ेगा ताकि जो साम्राज्य बना बनाया है भारत में हम उसे पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लें। तो इस वजह से 1857 की क्रांति के बाद सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पूर्ण रूप से जो सत्ता थी उसका अधिग्रहण कर लिया, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पे शासन करने का अधिकार था वो समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो अधिकार था भारत में अब वो शासन करने का समाप्त हो गया। आई बात समझ में? अब प्रत्यक्ष शासन कौन कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन। भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर अब यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि घोषणा पत्र में क्या क्या था। सबसे पहले छात्रों देखते हैं हम लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस प्रकार खत्म किया गया था। देखिए, इसके द्वारा घोषित किया गया, पहला पॉइंट देखिए छात्रों, इसके द्वारा घोषित किया गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रशासित क्षेत्रों का शासन अब प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के क्राउन द्वारा किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ब्रिटेन के क्राउन द्वारा किया जाएगा। क्राउन मतलब राजा, वहां के राजा के द्वारा किया जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार यहाँ पर समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसरॉय का पद दिया गया, वायसरॉय माना गया। यानी अभी तक गवर्नर जनरल की उपाधि दी जाती थी, अब गवर्नर जनरल के स्थान पे वायसरॉय अर्थात क्राउन का प्रतिनिधि का पद प्रदान किया गया। और सबसे पहले प्रथम वायसरॉय कौन हुए इस प्रकार? लॉर्ड कैनिंग, जो इस वक्त वर्तमान में भारत में गवर्नर जनरल थे। तो समझ में आया होगा आपको। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, वायसरॉय का एक और मैं मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ध्यान से देखिएगा। वाइस रॉय, वाइस मतलब उप, रॉय में रॉयल जो है, यानी क्राउन, यानी ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। इसका मतलब हो जाएगा, वाइस मतलब होता है उप। ठीक है, यानी ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि अब वायसरॉय कहा जाने लगा, जो अभी तक गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके द्वारा कंपनी के सभी असैनिक और सैनिक पदाधिकारियों को ब्रिटिश क्राउन की सेवा में ले लिया गया तथा उनके संबंध में बने हुए सभी नियमों को स्वीकार किया गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया। जो असैनिक और सैनिक पदाधिकारी थे, ब्रिटिश क्राउन ने सभी को, यानी जो कंपनी में अभी तक जो कार्यरत थे, जो कर्मचारी, उन्हें ब्रिटिश क्राउन के अधीन ले लिया गया। ठीक है, इसके द्वारा भारतीय नरेशों को कंपनी द्वारा की गई सभी संधियों और
समझौतों को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यथावत स्वीकार कर लिया गया। अर्थात ये महत्वपूर्ण पॉइंट है छात्रों, देखिएगा, जो संधि और समझौता था वो भारतीय रजवाड़ों के साथ वो बरकरार रहेगा ब्रिटिश क्राउन के साथ भी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है। और जो भारतीय नरेश थे यानी राजा थे, उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया गया। और ये भी आश्वासन दिया गया ब्रिटिश क्राउन की तरफ से कि अब अंग्रेज सरकार किसी भी राज्य विस्तार, ध्यान सुनिए, राज्य विस्तार की कोई आकांक्षा नहीं रखती है और भारतीय नरेशों के अधिकार, गौरव और सम्मान का आदर किया जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गई होगी आपको। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके द्वारा सामग्री ने यानी महारानी ने भारतीय प्रजा को आश्वासन दिया कि उनके धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अर्थात सरकार यहाँ ये बताना चाह रही है कि हम आपके धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब आप स्वतंत्र हैं, आपकी जो इच्छा, जो करना है, जो मानना है आप मानते रहिए। अब इसमें ब्रिटिश सरकार कोई परिवर्तन नहीं करने जा रही है। तो छात्रों, इस प्रकार हम लोगों 4-5 पॉइंट हम लोगों ने देखा और आगे हम लोग 6वां पॉइंट देख लेते हैं। 6वां पॉइंट है, इसके द्वारा भारतीयों को जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनकी योग्यता और शिक्षा और निष्ठा यानी क्षमता के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यानी अब कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ऐसा महारानी का मानना था। और ये भी आश्वासन दिया गया कि सार्वजनिक भलाई, लाभ और उन्नति के लिए ब्रिटिश सरकार प्रयत्न करेगी, महारानी के द्वारा प्रयत्न किया जाएगा और ऐसी शासन व्यवस्था चलाई जाएगी जो समस्त प्रजा का हित साधन हो, यानी सबकी भलाई हो, ऐसा बोला गया। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले अपराधियों में से केवल उनको छोड़कर जिन पर अंग्रेजों की हत्या का आरोप था, बाकी सभी को क्षमा प्रदान की गई। अब देखिए, बहुत सारे सुधार यहाँ किए गए, लेकिन इसका असर क्या हुआ, अब ये तो आने वाला समय मतलब पता चल जाएगा आपको कि, क्योंकि ये सब सिर्फ कागज़ में ही सुधार किए गए हैं कि क्षमता को ध्यान में दिया रखा जाएगा, कोई विभेद नहीं किया जाएगा, भारतीयों के हित के लिए काम किया जाएगा और साम्राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा और धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सब हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेपर पे देखेंगे। इसके बाद के जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी, औपनिवेशिक नीतियाँ थी, इसमें ईमानदार प्रयास कोई दिखाई नहीं देता है। तो फिलहाल आप इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा। बच्चों, हम लोग महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग आते हैं द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 पॉइंट्स देख लीजिए। देखिए छात्रों, इसके पहले मालूम है आपको कि जितने भी एक्ट्स यानी कानून ब्रिटिश संसद पारित कर रही थी, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल मोहलत दी जा रही थी। 1813 में पारित किया गया तो भी बोला गया 20 साल के लिए और आगे एक्सटेंशन किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को। फिर 1833 में भी वही हुआ, फिर 1853 में भी वही हुआ। तो 20-20 साल का अंतराल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 53 के बाद क्या हुआ, 1857 में क्रांति आ जाती है। 1857 में फिर महाविद्रोह हो गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के अस्तित्व पे तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया और ये ब्रिटिश संसद ने भी इसको महसूस किया, इसलिए उसने द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 नामक कानून पारित किया। छात्रों, इसके तहत हम लोग देखेंगे कि जो कुछ भी किया गया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, ये आप जान चुके हैं। और एक नया पद सृजित किया गया। नया पद वो वायसराय का था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। किसका? वायसराय का। ठीक है, ये वायसराय मतलब हो गया है कि ब्रिटिश क्राउन यानी राजा या साम्राज्ञी का प्रतिनिधि अब भारत में शासन कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अब यहाँ कोई वास्ता नहीं रहा।
और एक और नया पद था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव का पद था। ठीक है, भारत सचिव का पद बनाया गया और ये शासन करेंगे एक परिषद के माध्यम से। किसके माध्यम से? परिषद। ठीक है, परिषद रहेगी और ये परिषद के माध्यम से शासन करेंगे, जिस परिषद में 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे। तो इतना आपको समझ में आया कि भारत सचिव नामक एक नया पद सृजित किया गया, जो एक परिषद जिसमें 15 सदस्य होंगे की सहायता से शासन करेंगे। ठीक है, और छात्रों एक और पॉइंट आता है, इसमें आप समझ लीजिए। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देखिए कोर्ट ऑफ, पहले हम कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स समझ लेते हैं कौन थे। प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स वो लोग थे जो शेयर होल्डर थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये लोग, ये शेयर होल्डर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों को चुनते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों को चुनते थे। निर्देशक मंडल, ठीक है, ये अंशधारक हो गए कंपनी के और ये हो गए निर्देशक मंडल। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि कंपनी के नीतिगत फैसलों को लेना, कंपनी के अफेयर्स को देखना। ठीक है, ये काम था किसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। तो आप यहाँ समझ गए एक कंसेप्ट जो है। अब आगे आइए, देखिए 1858 के कानून की कुछ शर्तें, इसके द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश की संसद को दे दिया गया। ये आप समझ चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए। अब डायरेक्टरों की सभा और अधिकार सभा को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। ये देखिए, डायरेक्टरों की सभा यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए और अधिकार सभा हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इन दोनों के जो अधिकार थे अब किसको दे दिए गए? भारत सचिव को। किसको दे दिए गए? भारत सचिव को। ठीक है, और अंततः भारत सचिव अनिवार्यतः ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ठीक है, इतना आप समझ गए। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। 15 से बता दिया गया। 15 सदस्य में जो 7 थे, ठीक है, जो 15 में ये जो 7 हैं, यहाँ पे 7 हैं, इनकी नियुक्ति ब्रिटेन के क्राउन को दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन के क्राउन 7 सदस्यों को नियुक्त करेंगे और शेष सदस्य का चयन कंपनी के डायरेक्टर्स करेंगे। ठीक है, शेष सदस्यों का चयन का जो अधिकार था कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिया गया। ठीक है, परंतु एक शर्त थी कि इनमें से आधे सदस्य ऐसे हों जो कम से कम 10 वर्ष भारत में कार्य कर चुके हों। कितने? 10 साल भारत में काम कर चुके हों, ऐसे आधे सदस्य होने चाहिए थे। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। ठीक है, यानी भारत सचिव अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं में के मामले में भारत परिषद यानी जो परिषद उसको सदस्य उसकी सहायता के लिए जो बनाई गई थी उसकी राय को मानने के लिए बाध्य था। अन्य सभी विषयों पर उनकी राय को वो ठुकरा सकता था। अन्य सभी विषयों पर उनकी राय को ठुकरा सकता था और अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देना होता था? उसे भारत सचिव को, ब्रिटिश संसद को, यानी ब्रिटिश संसद को एनुअली वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अब अगला पॉइंट है, भारतीय गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। यानी भारत में गवर्नर जनरल है, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, अभी समझा रहे हैं। गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने लगा और इसी कारण से वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, भारत में जो शासन चल रहा था वो गवर्नर जनरल के माध्यम से चल रहा था। अब ये हो गया